Welcome to our YouTube channel of Asha High School, Village Mangadi, Hisar, Haryana. And today we are discussing about structure of atom. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा 9th क्लास का और काफ़ी इम्पोर्टेंस इसकी 10th क्लास में भी है। तो कैसा स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी एटम होता कैसा है एक्चुअल में। तो एटम के अंदर एक तो हमारा बीच में जो है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो ऐसे ऑर्बिट्स कहते हैं इन्हें, ऑर्बिट्स या शेल्स। तो ये शेल्स होती हैं KLMN। पहली शेल जो है हमारी उसे हम K से डिनोट करते हैं, दूसरी शेल को L से, तीसरी शेल को M से और चौथी शेल को N से। तो ये हमारी KLMN जो है ये शेल्स हैं एंड बीच वाला हमारा न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी एटम के अंदर के जो एटम से भी छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से पार्टिकल्स हैं हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं, यानी उनपे कोई चार्ज नहीं होता, ना वो प्लस होते हैं ना वो माइनस होते हैं। और एटम जो है वो अगर ओवरऑल देखें तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और वो ओवरऑल उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। एटम जो है वो भी एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते कहाँ हैं? जो हमारे प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होते हैं। बट ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये हमारे इन शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, इन शेल्स में, इन ऑर्बिट्स में होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। और क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो तो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं इन ऑर्बिट्स में यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इन ऑर्बिट्स में रहते हैं। अब इन ऑर्बिट्स में भी, सभी ऑर्बिट्स में एक लिमिट है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने शेल्स में, ऑर्बिट्स में। तो वो हमारा उस नील बोर के मॉडल से एक फॉर्मूला हमें मिला है 2n²। 2n² जो फॉर्मूला है वो हमें क्या बताता है? 2n²। इट स्टेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल, कि हमारी कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n stands for number of shells and 2n² states that number of electrons in a particular shell। जैसे अगर हम n की जगह 1 पुट करें तो यानी फर्स्ट शेल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2। तो पहली शेल के अंदर, K शेल के अंदर जो है वो इस फॉर्मूले से 2 और n, क्योंकि पहली शेल है तो n की जगह 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर। तो पहली शेल के अंदर हमारे आगे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसी तरह दूसरी शेल की मैं बात करूं, n जो है सेकंड शेल है तो n यानी कि यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू n की जगह पे 2 रखा एंड 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8। इसी तरह 2 n की जगह 3 रखा तो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18। एंड सिमिलरली फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें निकालने हैं तो n की जगह 4 एंड 4 स्क्वायर 16, 2 जा 32। ये 2, 8, 18 and 32 are the maximum number of electrons a shell can occupy। कि इनसे कम भी हो सकते हैं बट मैक्सिमम जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और कंडीशन है, वो क्या है कि आउटर मोस्ट शेल जो रहेगी, सबसे बाहर वाली शेल, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट, वो हमेशा 8 ही, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही ऑक्यूपाई कर सकता है, उससे ज्यादा वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर हमारे किसी इलेक्ट्रॉन में
किसी सॉरी एटम में अगर 4 शेल्स हैं, सबसे बाहर वाली शेल तो फोर्थ शेल जो है एन वो आउटर मोस्ट होगी सबसे बाहर वाली, तो उसमें जो है वो 32 नहीं आ सकते, उसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। या फिर अगर किसी एटम में 3 शेल्स हैं तो तीसरी शेल जो है वो आउटर मोस्ट होगी सबसे बाहर वाली, तो उसमें 18 नहीं आ सकते, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं रख सकते। तो ये हमारे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में होते हैं, और बेसिकली यही हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जैसे सबसे पहले तो 10th तक की केमिस्ट्री में अगर हमें पहले 20 एलिमेंट जो है हमारे पीरियोडिक टेबल के, अगर उनका हमें एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो हम कोई भी उनकी वैलेंसी निकाल सकते हैं, और वैलेंसी निकल जाए तो हम उनसे फॉर्मूले बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बस 1 to 20 एटॉमिक नंबर जिनके हैं एलिमेंट्स के, उनके हमें एटॉमिक नंबर याद करने। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 1 है हाइड्रोजन का, 2 है हीलियम का, या 8 है ऑक्सीजन का, 14 है सिलिकॉन का, 20 है कैल्शियम का। तो पहले 20 जो है हमें एटॉमिक नंबर याद रखने हैं, और इसके लिए एक ट्रिक भी है जो हम हमारे स्कूल टाइम में हम यूज करते थे। किस तरह से, हेलो, हाय, लिसन, BBC, न्यूज ऑफ नीदरलैंड, नागालैंड, मेघालय, ऑल सीनियर पब्लिक स्कूल क्लोज अराउंड। और लास्ट वाले दो हमें वैसे याद रखने हैं कि पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो ये हमें एक मतलब एक सेंटेंस कह लो या एक फ्रेज, इडियम हमें याद रखना है, जिसकी वजह से हमें ये पहले 20 याद हो जाएंगे। हेलो, हाय, लिसन, BBC, न्यूज ऑफ नीदरलैंड, नागालैंड, मेघालय, ऑल सीनियर पब्लिक स्कूल क्लोज अराउंड। इससे हमें पहले 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। अगर हमें पहले 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद हो गया तो उससे उनकी वैलेंसी फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि हमें ये याद हो गए कि कौन से एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर है, तो उससे हम वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें समझना है। वैलेंसी है क्या, वैलेंसी की डेफिनेशन हमने पढ़ी होंगी, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कैसे वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो हम समझेंगे। पहले तो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम सबको पता ही है एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। बीच में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, और हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो तो न्यूक्लियस में होते हैं, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर ऑर्बिट्स में होते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से होता है कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी शेल में 8, और आउटर मोस्ट जो है चाहे वो तीसरी हो चाहे चौथी हो, आउटर मोस्ट में भी 8। तो अगर हम इन सभी के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे पहला हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें एक ही शेल होती है, एक ही ऑर्बिट होती है, और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर एक चीज और हमें समझनी है कि एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है किसी एलिमेंट के बारे में। एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में, और एक ही प्रोटॉन होगा इसके न्यूक्लियस में। इसी तरह अगर एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो इसके अंदर 13 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर शेल्स में, और 13 ही प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होंगे। तो एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल जाए तो उनसे हम वैलेंसी कैसे निकाल लेंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया 1 और हीलियम हो गया 2, या फिर कोई और लेते हैं जैसे इसमें कार्बन, सबसे ज्यादा जो हमारा फॉर्मूला में यूज होता है, या सबसे ज्यादा जिसके एलोट्रोप्स और कंपाउंड्स है वो है कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पर 6। तो इससे हमें क्या पता चला, बस हमें ये नंबर याद रखना है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, बाकी सारा काम हो जाएगा, सिर्फ हमें समझना है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर हमें याद है 6 है, तो इट मींस कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे और प्रोटॉन भी 6 होंगे। तो अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पहली शेल के अंदर तो हमें पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और 2 पहली शेल में आ गए, बचे कितने 4, तो 4 जो है वो दूसरी शेल में आ गए। अब हर इलेक्ट्रॉन, हर एटम का अपना एक कह लो इनकी लाइफ का एक मकसद है, एक टारगेट है, एक एम है। क्या एम है इनका? इनका एम होता है अपनी शेल को कंप्लीट करना।
ठीक है, कि कैसे ना कैसे अपनी शेल को कंप्लीट किया जाए। कि अगर जैसे हमने बात की आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाली शेल, अगर वो अदर देन फर्स्ट शेल है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 होने चाहिए, और अगर वो फर्स्ट शेल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए। तो इनको अपने शेल कंप्लीट करनी होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके करें, चाहे लूज करके करें, या फिर वो शेयर करके करें। तो वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, जिसमें क्लियर होगा कि कब वो शेयर करते हैं, कब लूज गेन करते हैं। लेकिन इनका जो हमें सिंपल अभी ये याद रखना है कि इनकी लाइफ का मकसद है कोई भी अपनी शेल्स को कंप्लीट करना। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जिनकी शेल ऑलरेडी कंप्लीटेड होती है, जैसे हमारा हीलियम है, ठीक है। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, 2 है इसका एटॉमिक नंबर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो हमने कार्बन का बनाया है। हीलियम की बात करें तो पहली शेल में 2 एटॉमिक नंबर है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इट मींस कि इसकी शेल कंप्लीटेड है। तो ऐसे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी शेल ऑलरेडी कंप्लीटेड होती है, उन्हें हम बोलते हैं नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस हमारी हीलियम है, या फिर नियोन है, और आर्गन है, जिनकी शेल कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट है, हीलियम की हमने बात कर ली, 2 है। फिर नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, तो इसमें पहली में 2 और दूसरी में 8, तो दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो शेल कंप्लीट हो गई। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और हर एलिमेंट का ये एम होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करे, यानी कि वो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। और ये 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये एलिमेंट्स इतने स्टेबल हो जाते हैं कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। और जो भी एलिमेंट्स रिएक्ट करते भी हैं तो वो सिर्फ अपनी शेल्स कंप्लीट करने के लिए ही रिएक्ट करते हैं, और इस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए वो रिएक्ट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका हो गया, नियोन का, नियोन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो बाकी सभी जो हमारे एलिमेंट्स हैं इन्हें यही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है। और वो किस तरह से करेंगे कि या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके या गेन करके। और अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की उनके पास कमी है, या फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके पास फालतू हैं, वही है वैलेंसी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो पहले शेल में इसमें ऑक्सीजन के पास पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दूसरी शेल में कितने हो जाएंगे, 2 इसमें आ गए तो 6 बच गए, क्योंकि 8 एटॉमिक नंबर है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली में 2 और दूसरी में 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपनी शेल कंप्लीट करनी है, तो क्या ऑप्शन है इसके पास, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, छोड़ दे, और या फिर 2 और इलेक्ट्रॉन गेन कर ले किसी से। तो उससे इसकी सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसकी शेल कंप्लीट हो जाएगी, और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगी। बट क्योंकि इसके जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर या आसपास रहते हैं इसके ऑर्बिट्स में, वो रहते हैं प्रोटॉन्स की वजह से। प्रोटॉन अब है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज। हमें पता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है ऑक्सीजन के अंदर, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन वो भी 8 है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 8 है। अब इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे में जो आकर्षण बल है, वो इतना ज्यादा है, इतना अच्छे से इन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है कि 8 प्रोटॉन इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं दे सकते। तो इस वजह से इनके पास जो दूसरा ऑप्शन बचता है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाला, वो ज्यादा सुटेबल है। तो इसलिए जो नंबर छोटा रहता है लूज या गेन में से, वही नंबर वही काम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक और हम लेते हैं, जैसे ठीक है, तो जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो यानी कि इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो है वो भी 12 होते हैं, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भी 12 होते हैं। अब क्योंकि इसके पास 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, 8 तो 10 बचे
2 जो है वो आउटर मोस्ट शेल में होंगे। तो जैसे हमने अभी बात की थी, आउटर मोस्ट शेल सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो या तो ये इस शेल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन और ले ले किसी से, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। जैसे हमने बात की, अब इसके 12 प्रोटॉन्स में इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतना आकर्षण बल नहीं है कि ये 6 और इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, यानी ये 12 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पाएगा। इस वजह से ये 2 छोड़ना ही बेटर समझेगा। तो इसके लिए ये जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ठीक समझेगा, और ये जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना ज्यादा ठीक समझेगा। तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज या गेन कर सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन, वो हमारी कहलाती है उस एलिमेंट की वैलेंसी। जैसे मैग्नीशियम जो है वो यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, और ये ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो यहां से जो मैग्नीशियम है उसके पास अब इलेक्ट्रॉन रह गए हैं 10, और जो ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो हो चुके हैं 10, 2 एक्स्ट्रा मिल गए उसे। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर 2 जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा आ गया, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया। जब तक ये न्यूट्रल रहता है तब तक हम इसे एटम कहते हैं। हर एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उस पे ना पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज होता है। बट अब जब इन्होंने कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया है तब हम इन्हें बोलते हैं आयंस, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनायन। बात हम वैलेंसी की कर रहे थे कि जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करेगा कोई भी एलिमेंट, छोड़ेगा या लेगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने इलेक्ट्रॉन्स, उतनी ही वैलेंसी हो जाएगी उस एलिमेंट की। तो ये हमने बात की वैलेंसी की। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन वैलेंसी से हम कैसे फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें सिर्फ ये 20 जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक नंबर याद करने हैं हमें इन एलिमेंट्स के। उनके लिए एक आधी ट्रिक मैंने आपको बताई, वो हेलो हाई लिसन वाली। और भी बहुत सारी ट्रिक्स, ऐसे फ्रेजेस आपको इंटरनेट पे गूगल करोगे आपको मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।